चलिए आज एक ऐसी ऐतिहासिक गुत्थी सुलझाते हैं जो सदियों तक एक राज बनी रही। ये कहानी है एक खोए हुए साम्राज्य की जिसे भुला दिया गया था और फिर दोबारा खोजा गया। ये एक ऐसी जासूसी कहानी है जिसके सुराग पत्थरों में छिपे थे। कहानी की शुरुआत होती है इस पहेली से। सदियों तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अजीब से खंभे और चट्टानें बिखरी पड़ी थीं जिन पर कुछ लिखा तो था पर उसे कोई पढ़ नहीं सकता था। ये किसने लिखा, क्या लिखा, किसी को कुछ नहीं पता था। ये बस चुपचाप खड़े वक्त को गुजरते देख रहे थे। और फिर 1830 के दशक में इस कहानी में एंट्री होती है हमारे जासूस की, जेम्स प्रिंसेप। प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल में एक अफसर थे, लेकिन उनका असली जुनून था पुरानी लिपियों को समझना। उन्होंने ठान लिया कि वो इस सदियों पुरानी गुत्थी को सुलझा कर ही रहेंगे। अब देखिए, प्रिंसिप का काम आसान तो बिल्कुल नहीं था। वो जिस चीज की पड़ताल कर रहे थे उसे एपिग्राफी कहते हैं, यानी पुरानी भूली बिसरी लिखावटों को पढ़ने का विज्ञान। सोचकर देखिए, ये एक बहुत बड़े पजल को सॉल्व करने जैसा था, जिसके टुकड़े पूरे देश में फैले थे और जिसकी भाषा कोई जानता ही नहीं था। प्रिंसेप ने जब इन सभी शिलालेखों को एक एक करके पढ़ना शुरू किया तो उन्हें एक पैटर्न नजर आया। एक नाम या कह लीजिए एक उपाधि बार बार आ रही थी, पियद्दस्सी। यही था वो पहला बड़ा सुराग, वो धागा जिसे पकड़कर पूरी कहानी सामने आने वाली थी। आखिरकार प्रिंसेप की मेहनत रंग लाई। उन्होंने उस रहस्यमयी लिपि को पढ़ लिया और पता चला कि पियद्दस्सी का मतलब होता है देखने में प्रिय। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ठीक है, मतलब तो पता चल गया, पर ये पियद्दस्सी था कौन? और इसी सवाल का जवाब हमें कहानी के दूसरे पड़ाव पर ले जाता है, जहां एक नाम के पीछे छुपा एक पूरा का पूरा साम्राज्य सामने आ जाता है। एक ऐसा साम्राज्य जिसे हिंदुस्तान लगभग भुला चुका था। फिर एक और शिलालेख मिला और उसने सारी गुत्थी सुलझा दी। कुछ पत्थरों पर पियद्दस्सी के साथ साथ अशोक का नाम भी लिखा था। अरे, ये तो वही अशोक थे जिनका जिक्र पुराने बौद्ध ग्रंथों में एक महान मौर्य राजा के तौर पर मिलता है। बस सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए। और जब इन सभी शिलालेखों की लोकेशंस को एक नक्शे पर उतारा गया तो जो तस्वीर सामने आई वो हैरान करने वाली थी। एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य जो अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैला था। ये था मौर्य साम्राज्य, भारत का पहला महान साम्राज्य जिसे जेम्स प्रिंसेप ने इतिहास की गुमनामी से बाहर निकाला था। तो सवाल ये है कि अशोक इन पत्थरों पर लिखवा क्या रहे थे? वो अपने धम्म के सिद्धांतों को फैला रहे थे। अब ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये शासन करने का एक नैतिक कोड था, एक मॉरल कोड। बड़ों का आदर, सबके प्रति दया और दूसरे धर्मों का सम्मान। कह सकते हैं कि यही वो गोंद था जो उनके इतने बड़े एम्पायर को जोड़े हुए था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर बना कैसे? चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं और उस पॉलिटिकल सीन को समझते हैं जिसने मौर्यों के उदय के लिए जमीन तैयार की। इसकी जड़ें असल में मौर्यों से भी पहले के जमाने में हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था। छोटे छोटे कबीले अब बड़े राज्यों में बदल रहे थे। इन्हीं को महाजनपद कहा गया। कुल 16 शक्तिशाली राज्य थे और सबके सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे थे। इस नक्शे को देखिए, कोशल, कुरु, गांधार, अवंती, ये सब उस जमाने के पावर हाउस थे। एक तरह से ये सत्ता के लिए एक जबरदस्त कंपटीशन चल रहा था और इसी कंपटीशन में से एक सुपर पावर का जन्म होना था। और वो सुपर पावर बनकर उभरा मगध। पर मगध ही क्यों? आखिर उसमें ऐसा क्या खास था? वजहें थीं 4। 1, वहां की खेती बहुत उपजाऊ थी। 2, हथियार बनाने के लिए लोहे की खदानें पास में थीं। 3, सेना के लिए जंगल से हाथी आसानी से मिल जाते थे। और 4, व्यापार के लिए गंगा नदी का रास्ता था। इन चारों चीजों ने मगध को एक अनबीटेबल एडवांटेज दे दिया। राजगीर के इन दीवारों को देखिए, ये सिर्फ दीवारें नहीं हैं, ये उस दौर की ताकत का सबूत हैं। इतनी ऊंची मजबूत दीवारें बनाना ये बताता है कि इन राज्यों के पास न सिर्फ एक बड़ी सेना थी, बल्कि उसे सपोर्ट करने के लिए जबरदस्त पैसा और ऑर्गेनाइजेशन भी था। तो मगध के उदय ने मौर्य साम्राज्य के लिए स्टेज सेट कर दिया। पर प्राचीन भारत में राजा होने का मतलब क्या था? क्या सभी राजा एक जैसे होते थे? चलिए अब जरा राजा और राजशाही के अलग अलग आइडियाज को देखते हैं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग स्टाइल दिखते हैं। एक तरफ थे अशोक, जो अपनी प्रजा से
धम्म यानी नैतिक उसूलों के आधार पर जुड़ते थे। दूसरी तरफ थे कुषाण शासक। वो खुद को देवपुत्र कहते थे, यानी ईश्वर का बेटा। वो कहते थे कि उन्हें राज करने का हक सीधे भगवान से मिला है। और फिर एक तीसरा मॉडल भी था जो गुप्त राजाओं ने पॉपुलर किया। वो अपने दरबार में कवियों से अपनी तारीफ में लंबी लंबी कविताएं लिखवाते थे, जिन्हें प्रशस्ति कहा जाता था। इन कविताओं में राजा की तुलना अलग अलग देवताओं से की जाती थी, जैसे वो धन के देवता कुबेर और बारिश के देवता इंद्र के बराबर हैं। अच्छा, तो हमने राजाओं की बात कर ली, उनकी तरीकों की बात कर ली, लेकिन उन लोगों का क्या जिन पर वो राज करते थे? आम इंसान की जिंदगी कैसी थी? वो अपने राजा के बारे में क्या सोचते थे? चलिए, अब कहानी का फोकस राजाओं से हटाकर प्रजा पर लाते हैं। ये सवाल जितना जरूरी है, इसका जवाब खोजना उतना ही मुश्किल, क्योंकि इतिहास तो अक्सर राजा और अमीर लोग ही लिखते हैं। आम लोगों की आवाजें तो कहीं दबकर रह जाती हैं। फिर भी इतिहासकारों ने कुछ लोक कथाओं में जवाब ढूंढने की कोशिश की है। जैसे जातक कथाओं से हमें एक झलक मिलती है। एक कहानी है एक बुरे राजा की, जिसकी प्रजा इतनी परेशान थी कि उन्हें रात में डाकुओं का डर था और दिन में टैक्स वसूलने वालों का। तंग आकर वो लोग अपना गांव छोड़कर जंगल में रहने चले गए। ये हमें याद दिलाता है कि राजा का राज हमेशा अच्छा ही नहीं होता था। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं। जो हम इतिहास पढ़ते हैं तो असल में हम किसकी कहानी सुन रहे होते हैं? क्या हम राजाओं की जीत और उनकी कविताओं को सुन रहे हैं, या उन करोड़ों आम लोगों की आवाज को भी सुन पा रहे हैं जिनकी मेहनत पर ही ये बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए थे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए।